हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, आज जो है हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट का जो है पेपर 1। और पेपर 1 में आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से आज हम लोग करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक जो है बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आपके नेट और जेआरएफ में करते हैं हम आपके सपने को साकार। बस रहना है आपको हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए, आज जो है ये कम्युनिकेशन का हम लोग सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, जैसा कि हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है, ठीक है। और आज हम लोग ये सेकंड लेक्चर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और आपको लेक्चर 1 जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 का जो है लिंक है दिया, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेशन की ओर। तो आज जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 26 से होगा, क्योंकि 25 तक हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है भाई? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन कि शब्द होते हैं, तो शब्द कैसे होते हैं? गुणबोध होते हैं, बाधक होते हैं, चिन्ह वाले होते हैं या अनावश्यक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि शब्द जो होते हैं वो गुणबोध बिल्कुल होते हैं, बाधक नहीं होते हैं, ठीक है, चिन्ह वाले भी होते हैं। हर एक शब्द का एक इंडिकेशन होता है, एक जो है सिंबल होता है, एक चिन्ह होते हैं, ठीक है। और अनावश्यक, कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं होते हैं, ठीक है, वो आवश्यक होते हैं। तो अब यहाँ हमें गुणबोध और चिन्ह में डिसीजन लेना है कि क्या हमारे राइट आंसर होंगे। तो इसलिए यहाँ हम क्या देखेंगे कि शब्द जो होते हैं गुणबोध होते हैं, लेकिन किनके आधार पर? चिन्हों के आधार पर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चिन्ह हो जाएगा, सिंबॉलिक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है, ठीक है। तो यहाँ हम ये जानेंगे कि ये जो हमने इमोटिकॉन्स वाले जो शब्द देख रहे हैं तो ये क्या चीजें हैं। तो देखिए, इमोटिकॉन्स का मतलब क्या होता है कि अपने फेस के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है? तो ये भावनात्मक सम्मेलन होते हैं। तो देखिए, ये कॉन्फ्रेंस की बात है, ये कॉन्फ्रेंस की बात नहीं होती है। विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हावभाव पर आधारित होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये शारीरिक हावभाव होता है, लेकिन चेहरे का हावभाव होता है। ये भावात्मक प्रश्न होते हैं नहीं। उसके बाद चेहरे के हावभाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक होते हैं। बिल्कुल, चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, अपने चेहरे को एक्सप्रेस करते हुए जो आप टंकित यानी कि चिन्हित प्रतीक देते हैं वो आपके इमोटिकॉन्स कहलाते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करने का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी सिंबॉलिक वर्ड में परिवर्तित करने का अर्थ क्या होता है? विचारों को कूटों में अनुवादित करना। कहने का मतलब है कि अपने जो भी थिंकिंग है, थिंकिंग को कूट में अनुवादित करना, ट्रांसलेट करना। बिल्कुल, जब हम कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कोड में
कोड में रिप्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल कूट की बात होती है। तो ये बिल्कुल सही है। कूट की व्याख्या करना नहीं, कूट का हम व्याख्या नहीं करते, ये गुप्त रहता है। ठीक है। संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना तो नहीं, इसको हम जो है प्रेषक यानी कि जो कहिए कि लिसनर और जो आपका स्पीकर होता है, दोनों के बीच के जो मतलब कि रास्ते होते हैं, इनको बैरियर पर आधारित करना, रिस्ट्रिक्टेड करना नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है। लोगों के बड़े समूह को संबोधित करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम चलेंगे। कह रहा क्वेश्चन कि व्यक्ति अधिकतर संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट करते हैं जब वे, तो देखिए जब आई कांटेक्ट हम करते हैं कब? जब ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो टीचर जब ज्ञान देते हैं तो बच्चे उसको क्या करते हैं? गौर से सुनते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सही है। तो ध्यान पूर्वक सुनना ही क्या कहलाता है? आई कांटेक्ट कहलाता है। उसके बाद संचार में रुचि नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं तभी वो मतलब कि टीचर और स्टूडेंट का या कोई भी लिसनर जो होता है वो स्पीकर के आई कांटेक्ट बना के रखते हैं। बोल रहे होते हैं? नहीं, बोल रहे होते हैं और साथ साथ सुन रहे होते हैं। ठीक है। व्याख्या कर रहे होते हैं तो नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30 में है 24 हो गया, उसके बाद हम लोग 30 में चलेंगे। 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक के लिए जो है सत्य है। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि में सत्य है। तो ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय यानी कि एक्सचेंज करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई कम्युनिकेशन का जो है आदान प्रदान होता है तब हम क्या करते हैं? ये फीडबैक की बात करते हैं। ठीक है। फिर है संचार के मौखिक रूप तक ही सीमित होती है? नहीं, संचार के मौखिक ही नहीं होते हैं, फीडबैक हम लिखित का भी करते हैं। ठीक है। तो ये गलत है। संचार के लिखित रूप तक ही सीमित होते हैं? नहीं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक सभी में क्या होते हैं? फीडबैक दिए जाते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। 1 में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प स्वांग क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? ठीक है। तो यहाँ स्वांग क्रिया से हम समझेंगे कि क्या होता है। तो स्वांग क्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई स्पीकर जब लिसनर को किसी बात से अभिव्यक्त करता है तो दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं स्वांग क्रिया यानी कि एसिमिलेट एक्टिविटी। उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम क्या करते हैं किसी भी लिसनर को देते हैं और लिसनर उसको क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है। उसके बाद है मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा क्या होगा? तो ये वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्रता गति, ये बिल्कुल सही है। संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, ये भी सही है। मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, ये भी सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी उपयुक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक से निकटतम संबंध है? बुद्धिशीलता, खोज संबंधी सहायक या ह्यूरिस्टिक्स, उसके बाद साइबरनेटिक्स और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? जब भी हमें क्वेश्चन कहे कि फीडबैक से, तो फीडबैक से हमारा जो संबंध होगा तो
तो फीडबैक हम किस में देंगे? तो फीडबैक हम देते हैं किस पे? बुद्धिशीलता पे। हाँ बिल्कुल। फिर है खोज संबंधी सहायता या ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है अन्वेषण, ठीक है, या खोज। साइबरनेटिक्स ये बिल्कुल क्या है? सही है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ बुद्धिशीलता यानी कि जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, और ये खोज संबंधी सहायक या ह्यूरिस्टिक्स, इसका हम क्या करते हैं? साइबरनेटिक्स पर आधारित करते हैं। तो बी, ए और बी जो है वो सी में क्या है? इंक्लूड है। तो इसलिए हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? श्रोता की प्रतिपुष्टि किसको कहते हैं, ये हमें देखने हैं। संदेश की मौखिक आलोचना नहीं, संदेश की यानी इंफॉर्मेशन की स्वीकृति। हाँ चलिए ठीक है, संदेश का मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्सेस, ये फीडबैक होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सुनते हैं तो उसको जब आप रिप्लाई देते हैं तो वो होता है संदेश का मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है? ठीक है, तो जब भी हम कोई विवरण की बात करते हैं तो विवरण हम उसी में करते हैं जो हम समझते नहीं है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन है अपने मन में नए विचारों को उत्पन्न करना, नहीं। जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी जब जटिल इंफॉर्मेशन होता है तो उसको समझने की कोशिश जब हम करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। सूचना को कठिन और सरल अवयवों में विभाजित करना, ये भी आपका क्या है? बिल्कुल जो है सूचना को कठिन और सरल अवयवों में सही है। ठीक है, चलिए अब है कि सरल सूचना को संसाधित और वर्गीकृत करना, ये भी यहाँ देखिए, यहाँ सरल सूचना है तो सरल सूचना को हम संसाधित और वर्गीकृत करने के लिए जो है हम किसी भी विवरण को व्यवस्थित नहीं करते हैं, बल्कि जटिल सूचना को हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, मतलब कि संसाधनों के आधार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है समाचार पत्र के संदर्भ में संचार में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का अर्थ क्या कहा जा सकता है? तो कोई भी समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर जो होते हैं, तो न्यूज़पेपर के संदर्भ में न्यूज़पेपर में जो हम लोग फीडबैक का मतलब क्या होता है? तो ये एक लेख होता है, आर्टिकल होता है? नहीं, ये एक संपादकीय होता है यानी एडिटोरियल्स होते हैं? नहीं, संपादक के पत्र होते हैं यानी एडिटर क्या संदेश के रूप में जो है देते हैं, तो ये संदेश पत्र होता है, इसलिए संपादक को पत्र, और समाचार भी ये नहीं होगा। तो इसलिए समाचार को जो एडिटिंग कौन करता है? तो संपादक करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है संदेश के संकेत वाचक यानी कि जिसको हम डिकोड कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो संदेश के संकेत वाचन यानी कि डिकोड्स का अर्थ क्या है? संकेत का मूल्यांकन करना, चलिए ठीक मानिए, विचारों का कूटों में अनुवाद करना। चलिए वाचन की बात हो रही है, यहाँ वाचन की बात। संदेश की अस्वीकृति नहीं, संदेश की व्याख्या। देखिए जब भी कोड और कोड को जब हम व्याख्या करते हैं तो उसको कहते हैं डिकोड। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोड को यानी संदेश को व्याख्या करना, डिस्क्राइब ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है संदेश जो कि एक संकेत है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो जो एक संकेत है वो एक क्या कार्य करेगा? तो वो एक
प्रेषक के लिए उद्दीपन के रूप में प्राप्त करेगा? नहीं, प्रेषक के लिए नहीं करेगा। जब भी संदेश जो कि एक संकेत है वो एक प्राप्तकर्ता के लिए क्या है, उद्दीपन के रूप में काम करेगा। ठीक है, सामूहिक दर्शकों के लिए उद्दीपन के रूप में नहीं। फिर है शोर को कम करने का कार्य, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कह रहा क्वेश्चन कि एक शब्द की वस्तुनिष्ठ परिभाषा क्या होती है? तो एक शब्द की वस्तुनिष्ठ भाषा क्या होती है, ये बताना है। तो एक शब्द का वस्तुनिष्ठ भाषा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? तो अप्रत्यक्ष अर्थ होगा? नहीं। गुणबोध होगा, सूचक होगा, या प्रत्यक्ष अर्थ होगा, ये बताना है। तो जब भी एक शब्द का ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये एक क्या होता है? सूचक होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे। कह रहा है कि एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है। एक शब्द का यानी सब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है? एक शब्द का जो सब्जेक्टिव मीनिंग होता है वो क्या होगा? तो सूचक अर्थ होगा कि विलोम यानी उल्टा होगा? नहीं, अप्रत्यक्ष अर्थ भी नहीं होगा। तब सूचक अर्थ तो होगा, लेकिन कैसा? तो गुणबोध अर्थ पर आधारित होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक को स्पष्ट करता है? तो जो भी फीडबैक को स्पष्ट करेगा, तो फीडबैक कहाँ से होते हैं? जब एक रिसीवर हो जो कि ओरल और नॉन ओरल, ठीक है, दोनों रेस्पॉन्सेस करते हो और उसके फीडबैक मिलते हो। ठीक है, तो पर्यावरणशील नहीं होगा, केवल गैर मौखिक संचार भी नहीं होगा, और यहाँ भी केवल वाली बात तो पहले हटा देंगे। तो प्राप्तकर्ता की मौखिक और गैर मौखिक अनुक्रिया पर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि एक प्रभावी संचार में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो एक प्रभावी संचार में भाषण पैटर्न को बदलने की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए होती है भाई वाली बात गलत करेंगे। उचित संकेतों की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है, लेकिन इसको गलत करेंगे। सामग्री में दक्षता की होती है, लेकिन इसको सही है, लेकिन गलत करेंगे। आकर्षक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि व्यक्ति आकर्षक है तभी अभिव्यक्ति हो गया, प्रभावी संचार का, सुंदर है देखने में तभी होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमारा यही नेगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को उसकी संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि किस शब्द को, क्रोनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द का संबोध हम किस में करते हैं? तो ये क्रोनेमिक्स का मतलब ये इसका संबंध समय से होता है। जैसे कि आप क्रॉनिकल बोलते हैं, यानी कि कालानुक्रम। ठीक है, समय के अनुसार, समय के क्रम के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर क्या है? एक चैनल है, या संदेश का कूट वचन करता है यानी कोडित करता है कोई संदेश को? फिर है तीसरा आपका कि वह व्यक्ति है जो कि एक विचार का कूट लेखन करता है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता क्या एक व्यक्ति है? तो फिर है संदेश हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि संचार प्रक्रिया जो होता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं, तो संदेश का, कोई भी मैसेज का वो क्या करता है? कूट वचन करता है। ठीक है, और उसको क्या करता है? एक
कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संचार चैनल का उदाहरण है। संचार चैनल का उदाहरण कौन है ये बताना है। कह रहा है शोर है, संदर्भ है, प्रत्यक्ष वार्तालाप है या प्रतिपुष्टि है। तो संचार का चैनल का जो है एक प्रत्यक्ष क्या है, वार्तालाप है। ठीक है, ना कि इसमें शोर होते हैं, हाँ संदर्भित होते हैं लेकिन वार्तालाप से, और अंततः वार्तालाप के बाद ही प्रतिपुष्टि होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या के बारे में सही है। ठीक है, तो यहाँ जानकारी प्राप्त करने और व्याख्या के बारे में सही की बात हो रही है। तो ये सदैव नकारात्मक होती है, नहीं ये गलत है। ये सदैव सकारात्मक होती है, नहीं इंफॉर्मेशन दोनों होते हैं। ठीक है, यह मूल्यों, धारणाओं और पूर्व अनुभवों से संबंधित होती है, ये बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि श्रवण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, यह एक बाध्य कार्य है, एक स्वाभाविक होती है, एक सहज ढंग से घटने वाली शारीरिक प्रक्रिया है। देखिए श्रवण का तात्पर्य होता है सुनना। ठीक है, तो सुनना एक क्या है, जटिल प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, यह एक बाध्यकारी कार्य नहीं है, यह एक स्वाभाविक भी नहीं होगी और एक सहज ढंग से घटने वाली शारीरिक प्रक्रिया भी नहीं है। तो यह एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, हम सुनने की इच्छा व्यक्त करेंगे तभी हम किसी भी संदेश को श्रवण कर पाएंगे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से किसको हम श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि श्रवण के जैसा उत्तर देने वाला। ठीक है, तो यह गैर मौखिक है, नहीं। यह मानव स्मृति पर निर्भर करता है, नहीं। तो श्रवण के प्रत्युत्तर यानी कि आपने सुना है और उसको फिर फीडबैक में देना कि हाँ भाई ये बातें हुई थी, तो यह मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। यह सदैव मौखिक होता है, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल माना जाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो संचार कौशल है वो हम किसको मानेंगे, तो सक्रिय श्रवण कौशल को, बिल्कुल सही है। वस्तुपरक को, नहीं। अप्रतिरोधी श्रवण, नहीं भाई। निष्क्रिय श्रवण भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय, ये नहीं होगा, सक्रिय यानी एक्टिव श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना, यानी कि जो भी वक्ता है, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, तो बोलने वाला के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि सक्रिय श्रोता का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही। चिंता अभिव्यक्त करना, नहीं। ठीक है, वक्ता के अर्थ की व्याख्या करना, फिर है नहीं। फिर वार्तालाप के माध्यम से अपनी राय प्रकट करना। तो देखिए वक्ता के अर्थ को संक्षिप्त में व्याख्या करना, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि कोई भी एक्टिव जो लिसनर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं। तो प्रभावी श्रवण में हम किसको शामिल करेंगे ये आपको बताने हैं। असहमति की स्थितियों का निष्पंदन करना, नहीं। जहाँ सहमति हो, प्रतिपुष्टि हो, फीडबैक हो। विस्तृत विश्लेषण का,
नहीं, विस्तृत विश्लेषण चलिए मानते हैं। संदेश का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निकालना, चलिए ठीक है। संदेश की या प्रतिपुष्टि, ये भी सही है। यहाँ कह रहा है प्रभावी श्रवण में शामिल किसको कर सकते हैं, जब आपको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, तब आप क्या करेंगे, ज्यादा मतलब कि उसको क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ताकि आप उसका सही से क्या कर सके, विश्लेषण कर सके और उसके अर्थ को निकाल सके। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने लेक्चर 2 में 25 क्वेश्चन देखे। तो उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन ठीक लगा होगा। तो जैसा आपका कमेंट हो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो अगले फिर कम्युनिकेशन का ये आगे चलता रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। आप सभी से यहीं तक जो है समय देने का समय था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना होगा इंतजार, और आपसे लेने का भी हो गया है अब हमारा जो है विदाई का समय। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।